हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एडी स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे आपका एडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास पर। कल मैंने आपको शेड्यूल बता दिया था। शेड्यूल जैसे आपको बताया गया था कि प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद हम आधुनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहां से प्राचीन भारत स्टार्ट हुआ है, आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व और प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं हमारे इस एडी स्टार क्लासेस के परिवार में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि यहां पर बहुत सारी एडिशनल चीजें मिल रही हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होगी। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि आपने बहुत बड़ी इतिहास पढ़ा होगा, आपने मध्यकालीन, आपने प्राचीन, आधुनिक। प्राचीन में आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक, गुप्त वंश, नंद वंश, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया, आखिर हम प्राचीन भारत को क्यों पढ़ते हैं? आज का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड आज का ये चल रहा है कि आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं तुलना करूं प्राचीन भारत से या फिर मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मसौदन आपसे अकबर यानी मुगल काल से या दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं। लेकिन प्राचीन भारत इतिहास का क्या महत्व है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक आप डालिए प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। पहला आपका जो टॉपिक होगा, देखिए यहां लिखा हुआ है महत्व क्यों। इससे पहले भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आप यहां हेडिंग डालिए पृष्ठभूमि। ये पृष्ठभूमि है और अब आप पढ़ेंगे आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास का इतना महत्व क्यों है, आखिर हम क्यों प्राचीन भारतीय इतिहास को इतना महत्व देते हैं। तो पहला मैं आपको बताऊं, प्राचीन भारतीय इतिहास ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का मतलब ये, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे या जो पुराने मानव समुदाय थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को खोजा, बहुत सारी चीजों का उन्होंने आविष्कार किया। तो अब आपको सिस्टम से लिखना है, मैं आपको बोलता चलूंगा, आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो मैं व्हाइट बोर्ड पर मेंशन करूंगा, वो मैं इस पर लिखूंगा, वो चीजें आपको लिखनी है। हेडिंग मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहली बात, प्राचीन भारतीय इतिहास हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मानव समुदाय, इन्होंने प्राचीन संस्कृतियों का वर्गीकरण किया, साथ ही साथ इन्होंने विकास किया। प्राचीन भारत के लोगों ने कई सारी संस्कृतियों का, जो पुरानी संस्कृतियां थी, उनका विकास किया। उनका विकास कब किया, तो महत्व क्यों, तो आपको याद रखना है प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, क्यों और कैसे हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पहला, संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहां हुआ। किस चीज का? प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे हुआ, इसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, आपको दूसरी बात याद रखनी है कि
इसके अलावा इन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की? क्या? कृषि की शुरुआत। मैं आपको बहुत बेसिक सी पढ़ा रहा हूं। कृषि की शुरुआत कैसे, किसकी बात चल रही है? प्राचीन भारतीय की, जो आपके पूर्वज थे, जिसे हम इंग्लिश में एंसेस्टर भी कहते हैं। तो उन पूर्वजों के बारे में यहां बात चल रही है। पहली बात क्या हुई कि आखिर जो प्राचीन संस्कृतियां थी उनका विकास कब, कहां और कैसे किया गया। दूसरी बात यह हुई है कि कृषि की शुरुआत कब या फिर कैसे हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, प्राचीन भारतीय लोगों ने अलग अलग चीजों को खोजा। अलग अलग चीजों को खोजने की वजह से जो मानव की गतिविधियां हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, उसमें कई सारे सुधार हुए। सुधार में अगर मैं आपसे बात करूं तो सुधार कैसे कैसे हुई, तो देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है। कुछ चीजों में पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो प्राचीन लोग थे उन्होंने अलग अलग चीजों को मानव के सुख सुविधा अनुसार खोजना शुरू किया था। खोजने के कई सारे तरीके थे। आपने बचपन में पढ़ा होगा नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ये सारी चीजें। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा प्राचीन भारतीयों ने, जो पुराने लोग थे, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की भी खोज की। तो आपको अगला याद रखना है, प्राकृतिक संपदाओं की खोज। ठीक, ये हम महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास का हमारे लिए महत्व क्यों है। इसके अलावा इन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग कैसे हुआ। अगर इसके अलावा हम बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने, यानी प्राचीन भारतीय ने क्या क्या किया? खेती, जुताई, बुआई आदि, या खाद्यान्न, कुछ खनिज संसाधन आदि की खोज की। तो इसीलिए हम इनको इतना महत्व देते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है, इन्होंने जंगलों की सफाई की। ठीक है, जंगलों की सफाई। जंगलों की सफाई से क्या, आज आप जानते होंगे कई सारी जंगलों के काटने से बहुत सारे कानून हैं। इसके अलावा भी आपके ऊपर कुछ ऐसे भी कानून हैं जो कि लागू हो सकते हैं, जिनसे कि आजकल पर्यावरण को बचाने के लिए भी जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन तब जंगलों की सफाई इन्होंने की, और जंगलों की सफाई करने के बाद इससे क्या फायदा हुआ? इससे ग्राम के बाद अलग अलग प्रांत और अंततः राज्यों का निर्माण हुआ। ये चीजें आप लिख लीजिए पहले, क्या क्या महत्व है इससे, इसके बाद में बताऊंगा। प्रांत की जगह आप नगर भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में नगरों का अधिक जोर था। ठीक है, हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये हुआ। कुछ आगे बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। गुड। अब देखिए, जो पुराने लोग थे, जो पुराने भारतीय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले आपको पता होगा, जो प्राचीन लोग थे उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। ठीक, साथ ही साथ जो
विविधताओं का देश हमारा भारत कहलाता है, उसको अग्रसर करने में इन्होंने काफी मदद की। ये कैसे की, इसके बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने महत्व के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास का हमारे लिए महत्व क्यों है। ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक। हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक शब्द आता है चक्रवर्ती। क्या आता है? देखिए, एक शब्द है जिसे शब्द आप देखिए, चक्रवर्ती। ठीक, आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको द्रविड़ के बारे में, आर्य के बारे में, इसके अलावा जो बाहर से लोग आए थे, चाहे वो हिंद आर्य हो गए, यूनान के बारे में, सारी चीजें मैं आपसे बातचीत करूंगा। चक्रवर्ती एक शब्द है। चक्रवर्ती पहले जब हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई थी, जब प्राचीन भारतीय इतिहास गढ़ा जा रहा था, एक शब्द था चक्रवर्ती। चक्रवर्ती उन शासकों को कहते थे जो हिमालय से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र से लेकर के पश्चिम में सिंधु नदी तक जिन शासक का यश होता था, जिन शासक का आधिपत्य होता था, उसको चक्रवर्ती कहा जाता था। ऐसे दो शासक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं नीचे देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, वैभव ने अच्छा आंसर दिया है, अशोक। दूसरा समुद्रगुप्त। अशोक और समुद्रगुप्त, ये दो ऐसे शासक थे प्राचीन भारत के। मैं बात कर रहा हूं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के ऐसे दो शासक अशोक और समुद्रगुप्त। अशोक, इनको दक्षिणांचल को, सिर्फ दक्षिणांचल यानी दक्षिण का बिल्कुल अंत का भाग छोड़ के बाकी भाग पर, बाकी जो भारत उपमहाद्वीप का खंड भाग था, उस पर अशोक ने शासन किया। बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत के महाद्वीप पर शासन किया। समुद्रगुप्त की। अशोक के बारे में आपको याद रखना है, सिर्फ दक्षिणांचल को छोड़कर बाकी भारत के उपमहाद्वीप पर अशोक का आधिपत्य रहा। इसके अलावा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी चक्रवर्ती के शासकों में गिने जाते हैं, लेकिन हर्षवर्धन में एक छोटी सी दिक्कत ही हुई कि उस समय एक राजा था चालुक्य का, चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, और पुलकेशिन के द्वारा हर्षवर्धन को हराए जाने के बाद इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा गया। फिर भी हर्षवर्धन ये पूरे उत्तर भारत का अधिपति था। हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ हम एक बेस बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको, ये हमारा पहला आज का पार्ट है, सिर्फ हम इसमें बेसिक चीजें जानेंगे। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हम भाषाओं के बारे में। हाँ, अशोक की बात आई है, तो अशोक के जो शिलालेख थे, ये एक तो प्राकृत क्या थी, ये भाषा थी, ठीक है, प्राकृत भाषा थी, और बाह्य लिपि थी। प्राकृति नहीं कहेंगे, प्राकृत कहेंगे, ठीक है। और अशोक के जो भी शिलालेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा और बाह्य लिपि में मिलते हैं, ठीक है।
इसके बाद अशोक के बाद जो शासक हुए उन्होंने जो भाषा यूज करना, जो भाषा उन्होंने उपयोग में लाना शुरू किया उसका नाम था संस्कृत। ठीक, अशोक के बाद वालों में। ठीक, अब हम देखते हैं और समय के यानी कालानुसार हम भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आधुनिक लेख के बारे में, आराम से पढ़ेंगे हम। हड़प्पा पढ़ेंगे हम, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे हम, इसके साथ ही मिस्र भी पढ़ेंगे हम, सिंधु सभ्यता भी पढ़ेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत देखिए, ये आपको भी पता है और मुझे पता है, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 5वीं बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो आप 5वीं बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो बिना नींव के आप 5वीं बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। तो वही चीजें यहां लागू होती हैं, आपका सिर्फ बेस बन रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपको जानना है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसके बीच में क्या हुआ? द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख हुआ है। कब कब से हुआ है आप लिखिए, 1500 से 500 ईसा पूर्व क्या हुआ है? हाँ, द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख हुआ। ठीक, इसके बाद 300 ईसा पूर्व, आप कमेंट कीजिए। 300 ईसा पूर्व, गुड, ठीक है। 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, बीच में मैं आपको बताऊंगा, इसमें संगम इतिहास का वर्णन किया गया है। सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक संगम इतिहास के बारे में बताया गया है। साथ ही 300 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आप बताइए। ठीक है, नहीं याद? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको याद रखना है, आप 300 मत कीजिए, आप तीसरी शताब्दी कीजिए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, प्राकृत भाषा का उल्लेख किया, जिसका उल्लेख अशोक के समय में देखने को मिलता है। अगर बात करें तीसरी ईसा पूर्व की, शताब्दी की बात नहीं करेंगे, या तीसरी शताब्दी ईस्वी की बात करेंगे हम, तो इसमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि ईरानियों के द्वारा, जिसे हम यूनानी भी कहते हैं, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक, हिंदुस्तान शब्द ये ईरानियों, जिसे यूनानी भी कहते हैं, उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद जब चौथी शताब्दी आती है, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी या इसके बाद के वर्षों में संस्कृत शब्द का या संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कीजिए जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक लेखकों के बारे में। आप जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, मैं हट रहा हूं। ओके दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट किया होगा। आगे देखते हैं, कुछ लेखकों के बारे में जानते हैं जो कि लेखक हैं। 1776
1776 एक बुक थी मनुस्मृति। आपने बुक का नाम सुना होगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था 1776 में। कुछ फैक्ट हैं, ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सिर्फ फैक्ट आपको बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, थोड़े से बताए हैं। बहुत सारा है, इतना है कि आपका मस्तिष्क उसमें बिल्कुल एकदम कंफ्यूज जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज्यादा है, वो मैंने आपको बताए हैं। तो मनुस्मृति का इंग्लिश में या अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था 1776 में, और किस बुक के नाम से किया गया था? अ कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। 1785 में इसका क्वेश्चन मैंने देखा था आरआरबी, शायद एनटीपीसी का कुछ था या फिर रेलवे का ही कोई एग्जाम था, उसमें मैंने देखा था कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया, ऐसा क्वेश्चन आया था 1785। 1904 में वीए स्मिथ की एक बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखन किया गया। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि वीए स्मिथ की एक किताब है, उसका लेखन किया गया था। ये जो जितनी भी ये किताबें हैं, ये आधुनिक लेखक हैं, लेकिन भारतीय इतिहास के महत्व के बारे में ये बताते हैं। मैंने क्या बोला अभी? ये लेखक तो आधुनिक हैं, क्योंकि पहले लेखन प्रणाली नहीं थी। लेखन जो सिस्टम आई, जो लेखन की प्रणाली आई, वो आधुनिक समय में आई है। तो आधुनिक समय में आने की वजह से जो प्राचीन भारतीय के इतिहास का वर्णन किया गया है, वो आधुनिक लेखक के द्वारा किया गया है। जो आधुनिक लेखक हैं उनके द्वारा किया गया है। इसीलिए आपको याद रखना है, इसीलिए कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। 1924 में एक बुक, इसका नाम था हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी में बकायदा भारत की जो प्राचीन इतिहास है उनके बारे में बताया गया है। बुक किसकी है? केपी जायसवाल ने इसको लिखा है। 1951 में एएल वैसन की एक बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया का लेखन किया गया। कुछ और इतिहासकार हैं, इतिहासकार के आपको ये इतिहासकार हैं, ठीक है। बस इनका जो समय काल है वो आपको जानना है। आरजी भंडारकर 1837 से 1925, वी के राजवाड़े 1869 से 1926, आरसी मजूमदार 1888 से 1980, हाँ 1907 से 1966, 1907 से 1966 ये थे कौशम। क्या नाम था इनका? इनको डीडी कोसंबी भी कहते हैं, डीडी कोसंबी। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1907 से 1966, ठीक है। आप एक नाम और याद कर लीजिए, के ए नीलकंठ शास्त्री। क्या नाम है? के ए नीलकंठ शास्त्री, के ए नीलकंठ शास्त्री, ठीक है। इनका जो समय काल था वो था 1892 से 1975। बस आधुनिक लेखक में आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, इसके बाहर आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपका मन है तो मैं पीडीएफ में आपको बहुत सारे आधुनिक लेखक के बारे में बता दूंगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप एडी स्टार क्लासेस डाल के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जो भी वीडियोज आएंगी उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो इतने सारे लेखक के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए तो हम अपनी क्लास ही खत्म करते हैं, और कल जब हम दोबारा मिलेंगे तो कल हम आगे की जो है बातचीत करेंगे। आगे मैं आपको बताऊं, आगे की बातचीत में हम पढ़ेंगे सभ्यताएं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैंधो धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो समय काल आता है, जो वंश आते हैं, अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, चालुक्य हो गया, चोल वंश हो गया, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, तेज नहीं भागेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास ही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं, सब्सक्राइबर बढ़वाइए जिससे आपको वीडियोस लाइव मिलती रहे। मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं। फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाओं के साथ मैं आपके कुछ बच्चों के कमेंट्स देखता रहता हूं, लेकिन लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे, जिससे कि हम फेस टू फेस मुलाकात कर सके, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं, आपसे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर कर सकूं क्लासरूम में ही। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। सेशन हम समाप्त करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिलेगी और उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले अपना इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी बात करेंगे। ठीक है, पहला कि विस्तार कैसे हुआ है, बहुत छोटी छोटी चीजें हम बात करेंगे आज भूगोल में। तो कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर बाद आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।